हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पावर प्लांट के वीडियो में हमने इससे पहले 2 यूनिट कंप्लीट की थी। अभी हम कुछ यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक डाल रहे हैं, क्योंकि आपने क्लास में आपको सारा कुछ पढ़ाया गया है और आप ही सब कुछ बनता भी होगा। तो उसमें से कुछ जो मेन टॉपिक हैं वो एक बार आपको बता रहा हूँ, जिनको आप अच्छे ढंग से रिवाइज़ कर लीजिए जो क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है, देखिए यूनिट नंबर 3 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड इट्स वर्किंग। साथ में इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको पढ़नी है। जो जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, ये वीडियो में भी इसका वीडियो डला है इसका चैनल पर। यदि आपको कुछ समस्या आए तो आप वो देख सकते हो। उसके बाद जो इसका दूसरा वाला टॉपिक है वो है रेनफॉल, रन ऑफ और हाइड्रोग्राफ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है कि रेनफॉल क्या होता है। देखिए रेनफॉल क्या होता है कि जब जो जो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट के रूप में, जब बरसात में जो क्लाउड बनते हैं, क्लाउड से जो पानी गिरता है ड्रॉपलेट के माध्यम से ज़मीन पर, उसको हम क्या कहते हैं, रेनफॉल कहते हैं, है ना। उसके बाद ये रन ऑफ हमारा क्या कहलाता है। देखो जब रेनफॉल या बरसात होती है तो उसका वो पोर्शन जो कि क्या लैंड में सीधे बह के निकल जाता है और ज़मीन के अंदर हम सोख नहीं कर पाते हैं, मतलब जो ज़मीन के अंदर अंदर नहीं जाता है और बह के चला जाता है ऊपर लैंड से और जाके फिर रिवर्स वगैरह में मिलता है, उसको हम कहते हैं रन ऑफ। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रन ऑफ कहते हैं। बहुत अच्छे ढंग से आपको लिखवाया गया हो क्लास में, तो उसी को आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी एक बेसिक डिटेल आपको मैंने बता दी है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारा हाइड्रोग्राफ है, तो हाइड्रोग्राफ क्या कहलाता है। तो हाइड्रोग्राफ होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, देखिए हाइड्रो और ग्राफ लिखा है, तो ग्राफ है मतलब कि ग्राफिकल फॉर्म में दर्शाते हैं, हाइड्रो मतलब होता है पानी। ठीक है, तो हाइड्रोग्राफ क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिस्चार्ज ऑफ द रिवर का ओवर द टाइम इन द रिस्पॉन्स ऑफ द रेनफॉल। जो बरसात होती है तब उसके रिस्पॉन्स में जो हमारा रिवर का डिस्चार्ज होता है, उसको हम जब एक ग्राफिकल फॉर्म में दर्शाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोग्राफ। जैसे रिवर में से जब पानी बहता है तो जब बरसात होती है तो उसमें जो पानी होता है वो बढ़ जाता है ना। तो बढ़ता है तो उसी को हम दिखाते हैं कि जब रेनफॉल हुई उसके बाद जो रिवर में किस प्रकार से पानी हमारा बढ़ा है, जब उसको हम एक ग्राफिकल फॉर्म में दर्शाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक हाइड्रोग्राफ कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोग्राफ देखिए, हाइड्रोग्राफ जनरली कैसा होता है जब भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोग्राफ यदि हम देखें तो हाइड्रोग्राफ में क्या रहता है, एक सिंपल सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं इसमें रेनफॉल को, जितनी भी रेनफॉल हुई है ना, और यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम को। ठीक है, अब जैसे रेनफॉल होती है तो रेनफॉल कैसे होती है, ये रेनफॉल का कर्व बनता है ऐसा, इस प्रकार का। तो ये हमारा क्या कहलाता है, राइजिंग लिम्ब कहलाता है। ये हमारी क्या कहलाता है, राइजिंग लिम्ब। राइजिंग लिम्ब क्या कहलाता है कि जब वाटर रेनिंग होती है तो जब पानी बह के जाता है रन ऑफ होके, तो रन ऑफ होने के बाद स्टीम में मिलता है, मतलब मुख्य धारा में मिलता है रिवर की। उसके बाद जो रिवर का लेवल होता है वो बढ़ता जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, हम राइजिंग लिम्ब कहते हैं। और जब ये अपनी मैक्सिमम जगह पे पहुंच जाता है तो लिम्ब कहलाता है। उसके बाद जब इसका वाटर लेवल फिर से डिक्रीज होने लगता है तो वो हमारा कहलाता है रिसेशन लिम्ब। वो हमारा क्या कहलाता है, रिसेशन लिम्ब कहलाता है। और जो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या रहता है हमारा, यहाँ पे बेस फ्लो होता है हमारा। बेस फ्लो हमारा क्या कहलाता है, जब पानी रेनफॉल के पहले जब नॉर्मल कंडीशन में रिवर में पानी फ्लो होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, बेस फ्लो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नॉर्मल कंडीशन में होता है बेस फ्लो। ठीक है, उसके बाद यदि फ्लड का चांस होता है तो फ्लड का चांस फिर ऐसे बनता है, यहाँ पे वो कहलाता है थ्रो लिम्ब कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, थ्रो लिम्ब कहलाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोग्राफ अपन को पढ़ना है अच्छे ढंग से। ठीक है, बेसिक मैंने बता दिया, बाकी आपको पढ़ना है इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर हमारा
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाइड्रोग्राफ किसके बीच का रिप्रेजेंटेशन होता है या हाइड्रोग्राफ का उपयोग हम किसके लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इसके बाद होता है एक हमारा क्या, देखिए इसके बाद हमारा होता है जो नेक्स्ट। ठीक है, तो फ्लो ड्यूरेशन, ये जो हमारा इसके पहले वाला हाइड्रोग्राफ, उसमें हम क्या करते हैं, नीचे टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस हम किसको लेते हैं, रेनफॉल को लेते हैं। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बाद हमारा है फ्लो ड्यूरेशन कर्व। तो फ्लो ड्यूरेशन कर्व क्या बताता है हमें कि जो हमारी जो भी रिवर बॉडी है उसमें जो हमारा फ्लो कितना हुआ है पास्ट में और अभी कितना हो रहा है, वो हमारा क्या बताता है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व कहलाता है। इसमें क्या कहलाता है, देखिए इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसमें देखो इधर होता है डिस्चार्ज और इधर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि डिस्चार्ज होगा सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, यदि पिछले पास्ट ईयर्स में जितना हुआ है और इस ईयर में कितना होने का चांसेस है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व कहलाता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से बनता है, जैसे इस प्रकार का शो हो रहा है तो यहाँ पे क्या हाई फ्लो है, इसके पहले की ईयर्स में क्या था, कम फ्लो था, यदि हम सेम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज की बात करें तो। ठीक है, तो फ्लो ड्यूरेशन कर्व आपको ज़रूर पढ़ना है अच्छे ढंग से। ठीक है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व भी एग्जाम में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारे प्लांट्स हैं उसको भी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की स्टोरेज रिवर प्लांट। तो स्टोरेज रिवर प्लांट क्या होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, कि जो हमारा रिजर्वायर होता है या डैम में जब हम पानी को स्टोर करके रखते हैं एक जगह, ठीक है, रिवर का पानी हो गया उसको हम एक जगह स्टोर करके रखेंगे। स्टोर करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, उसके बाद पेन स्टोक के थ्रू हम क्या कराते हैं, वाटर टरबाइन में इंजेक्ट कराते हैं, है ना। वाटर तो इधर से ब्लेड घूमती है और हमारा क्या टरबाइन घूमता है और हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जनरेटर की मदद से। ठीक है, तो हमारा ये स्टोरेज रिवर प्लांट क्या कहलाता है, जहाँ पे हम वाटर को क्या करते हैं रिजर्वायर में स्टोर करके रखते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टोरेज रिवर प्लांट। ठीक है, जहाँ पे रिजर्वायर का यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, पंप ऑफ स्टोरेज में हम क्या करते हैं, इसमें क्या रहती हैं कि दो डैम यूज करे जाते हैं। एक रहता हमारा अपर में डैम और एक रहता हमारा लोअर में डैम। जब क्या रहता है, जिस समय इलेक्ट्रिसिटी या हमें पावर रिक्वायरमेंट क्या होता है, कम मात्रा में होता है, तब हम क्या करते हैं, इसी की मदद से जो हमारा यहाँ पे जनरेटर या टरबाइन लगा रहता है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, ये पानी जो नीचे है लो लेवल पे, इसको हम यहाँ ऊपर रिजर्वायर में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जब इसकी क्या रहती है, जब हमारी पावर रिक्वायरमेंट क्या है, लो होती है। ठीक है, उस समय क्योंकि खाली रहता है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ऊपर की तरफ फिल कर लेते हैं और फिर इसके बाद जब हाई डिमांड का टाइम आता है तो हम यहाँ से इस पानी को रिलीज़ करके हाई पावर को प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, पम्प्ड स्टोरेज प्लांट होता है। ठीक है, इसको अच्छी ढंग से पढ़ना है ना। उसके बाद तीसरा हमारा क्या होता है, रन ऑफ प्लांट में क्या होता है, रन ऑफ प्लांट में कोई रिजर्वायर की ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें डायरेक्ट जैसे रिवर में जो रिवर का फ्लो होता है पानी का, उसकी सहायता से हम डायरेक्ट टरबाइन को घुमाते हैं और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 में हमें यही पढ़ना है कि जनरल लेआउट क्या होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, रेनफॉल, रन ऑफ, हाइड्रोग्राफ क्या होता है ना। उसके बाद फ्लो ड्यूरेशन कर्व को पढ़ना है और साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट को पढ़ना है। तो आपकी यूनिट नंबर 3 क्या हो जाएगी, इधर से कंप्लीट हो जाएगी। इससे क्वेश्चंस आ जाएंगे वैसे, है ना। उसके बाद जो यूनिट नंबर 4 है, देखिए यूनिट नंबर 4 जो है हमारी, उसमें सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है इसमें, डीजल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, कंबाइंड गैस एंड स्टीम और न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, इन 4 में से आ जाएगा। देखिए डीजल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, डीजल का उपयोग करके हम क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं और स्टीम जनरेट करते हैं और हमारा क्या होता है, पावर प्रोड्यूस होता है ना। देखिए डीजल टरबाइन का डायग्राम भी बना हुआ है, यदि आपको जल्दी से रिवीजन करना हो तो एक बार आप इसको देख सकते हैं, है ना। इसमें क्या रहता है कि हम जो हमारा फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक की सहायता से हम यहाँ पे फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं। सबसे पहली बार जब स्टार्ट कराते हैं तब यहाँ से हम एयर टैंक से कंप्रेस्ड एयर यहाँ भेजते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, हमारा स्टार्ट होता है।
क्या हमारा डीजल पावर प्लांट। ठीक है, उसके बाद जो एयर आती है, एयर एटमॉस्फेयर से अगली नेक्स्ट स्टेप यहीं से ले ली जाती है और साथ में हम फ्यूल को इसमें इंजेक्ट कराते हैं। जैसे ही फ्यूल यहाँ पे बर्न होता है तो एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी का उपयोग करके हम क्या करते हैं, इधर स्टीम जनरेट करते हैं। स्टीम जनरेटर के बाद हम क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं, हमें पावर मिलती है। ठीक है, साथ में जो हमारा हॉट वाटर रहता है इसको हम क्या करते हैं, सर्ज टैंक में भेज देते हैं और फिर कंडेंसर और कूलिंग टावर की मदद से वापस इसी साइकिल में वो वापस आता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना अच्छे से, डीजल पावर प्लांट है ना, पढ़ाया गया होगा। जो भी टॉपिक आपको लगे कि जैसे आपको नहीं आ रहा है समझ में तो उसको कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसको डिटेल में समझा दूंगा कि डीजल पावर प्लांट क्या होता है या कोई अन्य भी पावर प्लांट जैसे अगर आपको लगे तो कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा होता है कंबाइंड गैस एंड स्टीम पावर प्लांट, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी गैस पावर प्लांट है तो गैस पावर प्लांट का जो एग्जिट गैस रहती है, जैसे काम करने के बाद जब जब उसने टरबाइन को घुमा दिया, उस गैस को, क्योंकि वो हॉट रहती है, वार्म रहती एयर है, तो उस एयर का उपयोग हम क्या करते हैं, जो हमारा वाटर है उसको स्टीम जनरेट करने के लिए उपयोग करते हैं और फिर उस स्टीम का प्रयोग हम क्या करते हैं, स्टीम जनरेटर को, स्टीम जो टरबाइन है उसको रोटेट करने के लिए करते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाता है, कंबाइंड गैस एंड स्टीम पावर प्लांट कहलाता है। देखिए, ये गैस एंड स्टीम पावर प्लांट है, उसको एक शॉर्ट में समझ लेते हैं कि देखिए, जब इधर पे कंप्रेस्ड एयर होती है, ठीक है, देखिए यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर होती है, ये कंबंसन चैम्बर में जाती है, फिर टरबाइन को घुमाती है, ये फ्यूल बर्न होने के बाद तो इधर से जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पे प्रोड्यूस होती है। अब टरबाइन से जो गैसेस निकलती हैं इसके बाद रिलीज, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, इसको जो हमारे यहाँ पे पानी है इसको हम स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। फिर जो ये स्टीम बन जाती है इससे हम क्या करते हैं, स्टीम जनरेटर जो हमारा स्टीम टरबाइन है उसको हम रोटेट करा देते हैं। रोटेट कराने से यहाँ पे भी हमें क्या, टरबाइन घूमता है और हमें क्या मिलता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बाकी जो पानी आती बचता है उसको कंडेंसर के थ्रू फिर वापस यहीं भेज देते हैं। तो इसमें क्या रहता है, हमें डबल पावर मिलती है, गैस की भी स्टीम की। इसको हम क्या कहते हैं, कंबाइंड गैस एंड स्टीम पावर प्लांट, है ना। उसके बाद देखिए, जो हमारा गैस पावर प्लांट है ये तो सिंपल ही है, जो अभी इसके पहले ही बता चुके हैं, एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए, बाकी क्लास में तो सब कुछ पढ़ाया ही गया है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो एयर जैसे यहाँ से आती है गैस टरबाइन प्लांट की, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से जो एयर आती है, यहाँ से जो गैस आती है, ठीक है, यहाँ से जो सबसे पहले हम एयर को कंप्रेस करते हैं, जैसे यहाँ से हम क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस कराते हैं। एयर को कंप्रेस कराने के बाद जो हीट एक्सचेंजर के थ्रू यहाँ पे फिर एयर यहाँ जाती है, यहाँ पे इसको कंप्रेस कराते हैं। कंप्रेस कराने के बाद इसमें यहाँ से फ्यूल इंजेक्ट कराते हैं। फ्यूल इंजेक्ट कराने के बाद जो यहाँ से फ्यूल की एनर्जी होती है, क्योंकि इसको हाई प्रेशर पे इसलिए कंप्रेस कराया जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर पे जब हम फ्यूल इसमें देते हैं तो उससे क्या होता है, एनर्मस अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। ठीक है, इस कंप्रेस्ड एयर को यहाँ पे फ्यूल जैसे बर्न होता है तो ये क्या करता है, एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करता है, जिससे टरबाइन की ब्लेड क्या करती है, घूमती है और यहाँ से हमें क्या मिल गया, टरबाइन की ब्लेड घूमती है तो जनरेटर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये शॉर्ट में बता दिया गैस टरबाइन पावर प्लांट क्या होता है, जैसे क्विक रिवीजन करना हो, है ना। इसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा क्या है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट पावर प्लांट है, एग्जाम में ज़रूरी आना है इसको। ठीक है, देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसके जो हमारे मेन कंपोनेंट क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है इसमें रिएक्टर कोर। तो रिएक्टर कोर क्या होता है, जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल को रखा जाता है और जहाँ पे पूरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टर कोर बोलते हैं। इसमें किसका उपयोग करते हैं, हम यूरेनियम का, प्लूटोनियम का यूज़ करते हैं। जो हमारे न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है ना, उनको क्या यहाँ पे रखा जाता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या कहलाता है, रिएक्टर कोर। ये हमारा पूरा क्या कहलाता है, रिएक्टर कोर कहलाता है पूरा ये चैम्बर, है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारी होती है कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड में किस रॉड का उपयोग करते हैं, हम बोरोन और कैडमियम का उपयोग करते हैं, जिसका काम क्या होता है कि जो हमारा रेट ऑफ फिजन है उसको कंट्रोल करना। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पहले वाले वीडियो में बताया था कि न्यूक्लियर फिजन के द्वारा प्रोड्यूस होती है। जब उसके न्यूक्लियस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना, जब एक एटम के एक न्यूक्लियस को दो
न्यूक्लियस में डिवाइड करते हैं वो हमारी फिजन रिएक्शन कहलाती है। उसमें कंट्रोल डॉट का उपयोग करते हैं जो कि बोरोन और केडियम की बनी होती है, जो कि इसी रेट ऑफ फिजन को कंट्रोल करने का काम करती है। उसके बाद हमारा होता है मॉडरेटर, जो क्या करता है, कि जो हमारे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी स्पीड को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। ठीक है, कभी जैसे स्लो डाउन करना रहता है न्यूट्रॉन को, है ना, न्यूट्रॉन प्रोडक्शन को, तो हम किसका यूज़ करते हैं, मॉडरेटर का। इसमें किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट की रॉड का या वाटर का। उसके बाद होता है, इसके बाद हमारा कूलेंट के रूप में वाटर और गैस का उपयोग करते हैं। फिर स्टीम जनरेटर के लिए हम प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का उपयोग करते हैं, यहाँ पे बॉयल वाटर रिएक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है इसमें टरबाइन, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है स्टीम के रूप में, उस टरबाइन को घुमाने के काम आती है। फिर जनरेटर और कंडेंसर रहता है। ठीक है, तो ये इसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, शॉर्ट में समझ लीजिए जल्दी से। देखिए, सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, जो हमारी रिएक्टर कोर होती है, जो ये हमारी रिएक्टर कोर होती है, यहाँ पे क्या, जो हमारे यूरेनियम और या फिर प्लूटोनियम ये रहते हैं, यहाँ पे ये क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं जब इसमें फिजन रिएक्शन होती है। कंट्रोल लोड का काम पता ही क्या होता है। इसके बाद ये क्या करेंगे, यहाँ पे फिजन रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी। तो उसी समय हम क्या करते हैं, यहाँ से जो वाटर जाता है, वाटर यहाँ से पास कराती है, ये स्टीम जनरेटर है। यहाँ पे क्या होती है, हमारी स्टीम जनरेट होती है। ये स्टीम जब इस वाले हाई हीट, ये अपना हीट इसको देगा, तो पानी बॉयल होकर हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये स्टीम कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाती है। स्टीम क्या करती है, टरबाइन को घुमाती है, जिससे कि हमारे जो टरबाइन है वो रोटेट होता है। उसको अल्टरनेटर और जनरेटर के थ्रू कनेक्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लेते हैं। बाकी जो यहाँ से पानी आता है, इधर से हम कूलिंग टावर से यहाँ से कूल पानी भेजते हैं, कोल्ड वाटर, और यहाँ से जो हमारा वाटर आता है ये कंडेंस होके फिर से इसको वापस यूज़ कर लिया जाता है, और ये पानी गर्म होके वापस यहाँ पे आ जाता है और वाटर बॉडीज में इसको छोड़ दिया जाता है। ये सिंपल सा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए यूनिट नंबर 4 में इसके बाद हमारा दो इम्पोर्टेंट चीज़ और अभी है कि PWR और BWR रिएक्टर्स क्या होती हैं। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होती है और बॉइल्ड वाटर रिएक्टर होता है। जो हमारा होता है वो PWR होता है और BWR होता है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर हमारा क्या कहलाता है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में जो हमारा वाटर है उसको हीट किया जाता है, लेकिन ये बॉयल नहीं होता है। बॉयल क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसको अंडर हाई प्रेशर रखा जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। तो इसमें वाटर को हाई प्रेशर पे रखा जाता है, जिससे कि बॉयल नहीं होता है। जबकि इसमें क्या, जब बॉयल नहीं होता है तो इसलिए इसमें क्या रहता है, सेकेंडरी में यूज़ करते हैं हम कि इसको जो हमारा वाटर प्रोड्यूस होता है इधर से, मतलब जो हमारा इधर देखो, जो हमारा इधर पे प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में क्या होता है, जो हमारी वाटर अलग से इधर से पास कराना पड़ता है, फिर स्टीम बनती है। जबकि बॉयल वाटर रिएक्टर में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही कोई सेकेंडरी सिस्टम का यूज़ ना करके हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही वाटर को क्या करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। जो होता है हमारा बॉयल वाटर रिएक्टर, उसमें वाटर को डायरेक्टली बॉयल कर दिया जाता है और डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये PWR और BWR बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो यूनिट नंबर 5 है, काफ़ी बड़ी यूनिट है ना, इसको आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है ना। सबसे पहले देखो, इसमें है पॉल्यूशन फ्रॉम द पावर प्लांट और सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर इट। ये तो बहुत ही आसान है, ये आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या कहलाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जब सोलर रेडिएशन आती हैं अर्थ पे, तो वापस होके जब रेडिएशन के थ्रू जाती हैं, लेकिन कुछ ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे CO2 हो गया, मीथेन हो गया। ठीक है, ये सब क्या करती हैं, जो हमारे ये एनर्जी, जो सोलर रेडिएशन है, इनको ट्रैप कर लेती हैं एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण ये वापस नहीं जा पाती हैं, और जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज़ होता जाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। बहुत छोटे से क्लास से पढ़ रहे हैं, आ भी सकता है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, ऑप्शंस में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये आपको पढ़ना है। ठीक है, थ्योरी का है कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है फॉर द रिलेटेड फॉर द बॉयलर ऑपरेशन, स्टैट्यूटरी मतलब जो नियम्स होते हैं उनको पढ़ने हैं बॉयलर ऑपरेशन के। ठीक है, लिखवाए गए होंगे, आपको अच्छी ढंग से इसको पढ़ लेना है। ठीक है,
उसके बाद जो रेडिएशन होती है फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेना है। उसके बाद जो एसिड प्रेसिपिटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड रेन क्या होती है। तो एसिड रेन क्या होती है, जब बरसात होती है, यदि उसके पानी का pH क्या 5.6 से कम होता है तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है H2SO4 और HNO3 दो एसिड हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। ये जब मिलके क्या बनाते हैं, हमारे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, तब इस फॉर्म के पानी को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। इसका pH क्या होता है, 5.6 से कम होता है और ये बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, अब एसिड स्नो क्या कहलाती है, सेम ही होती है, बस यदि अब रेन वाटर क्या हो जाए, हमारा स्नो में चेंज हो जाए छोटे छोटे से पार्टिकल्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड स्नो कहते हैं। और जब ये पतले पतले बिल्कुल ड्रॉपलेट में चेंज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड फॉग कहते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ भी सकता है। ठीक है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा क्या, वेरियस सेफ्टी प्रैक्टिसेस फॉर बॉयलर एंड केमिकल ऑब्जर्वेशन। सेफ्टी प्रैक्टिसेस फॉर बॉयलर ऑब्जर्वेशंस और केमिकल ऑब्जर्वेशंस, इन दोनों को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। 5 मिनट पूरी थ्योरेटिकल बेस है, आपने पहले से भी पढ़ के रखी होगी, और अभी भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप थोड़ा थोड़ा देख के जाएं, इनके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बाकी क्लास में अच्छे से पढ़ाया ही गया है। ठीक है, तो अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। MCQ का देखते हैं, यदि वीडियो डल जाएगा तो, है ना, बाकी इसी में से MCQ भी आ जाएंगे अगर अच्छे ढंग से स्टडी करेंगे आप तो। ठीक है, अब ऐसे डायरेक्ट तो फंसते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसमें से भी आ सकते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। और जय श्री राम, और एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।